नमस्कार। बीएड द्वितीय वर्ष विषय हमारा शैक्षिक प्रबंधन तथा समावेशी विद्यालय का सृजन, और इसके अंतर्गत हम लोग सरकार द्वारा जो अधिकार के संदर्भ में, शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में जो अध्याय बताए गए हैं उसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। हमने अध्याय 3 की बात की थी, जिसके अंतर्गत सरकार के जो उत्तरदायित्व थे उसकी बात हम लोगों ने की थी। आज हम लोग बात करेंगे अध्याय 4 विद्यालय और जो शिक्षक है उसके उत्तरदायित्वों के बारे में, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत क्या बताया गया है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं हमारे दोहरानदारी के अंतर्गत। यह विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधानों के लिए विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्वों को निर्धारित करता है। देखिए, हमारा प्रश्न अगर छोटा बनता है 2 नंबर का, तो ये भी बन सकता है कि विद्यालय और शिक्षक के उत्तरदायित्वों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किस अध्याय में बताया गया है, तो अध्याय 4 के अंतर्गत। तो ये छोटे छोटे प्रश्नों का भी इसके अंतर्गत से पुटअप हो सकता है। फिर है राजकीय विद्यालय किसी भी बालक से शिक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं लेंगे। पहली बात विद्यालयों के लिए बताई है कि जो राजकीय विद्यालय, गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं, वो किसी भी प्रकार का शिक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई शुल्क विद्यार्थियों से नहीं लेगा। एक पहला उत्तर देते हैं। विशेष एवं निजी विद्यालय भी निर्बल समुदाय के बालकों के लिए पहली कक्षा में 25% स्थान आरक्षित करेंगे। देखो, इसमें समझने की बात है, विशेष विद्यालय कौन कौन से बताए थे, जिसके अंदर नवोदय और केंद्रीय विद्यालय आते हैं, ठीक है। और निजी विद्यालय में भी 2 प्रकार के बताए थे। एक तो खुद का स्वामित्व होता है, दूसरा अनुदान वाले होते हैं। अनुदान वाले जो अनुदान की जो योजना जो था वो समाप्त हो चुका है, एडेड स्कूल अब नहीं है। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा विद्यालय है और अब स्वामित्व हो चुका है खुद का, तो उनके लिए बोला गया है कि 25%। मान लीजिए कक्षा पहली, जो जहाँ पर एलकेजी से विद्यालय स्टार्ट है, तो वहाँ पर 4 साल के बालक को लिया जा रहा है, ठीक है। तो एलकेजी की कक्षा में अगर 10 बच्चे हैं, तो यहाँ पर 4 बच्चों को 25%, जो 4 बच्चे हैं वो फ्री में शिक्षा लेंगे। और इसका जो ये कहे कि जो 4 बच्चे पढ़ेंगे फ्री में, उसकी जो नियम मतलब निश्चित राशि है वो सरकार वहन करती है, ठीक है। जहाँ पर फर्स्ट क्लास से प्रारंभ है, मान्यता फर्स्ट क्लास से, तो वहाँ पर फर्स्ट क्लास के 25% विद्यार्थियों को फ्री रखा जाएगा। इसके अलावा जहाँ पर नर्सरी है, यानी कि 2.5 साल के बच्चों को लिया जा रहा है, तो वहाँ पर नर्सरी मतलब कि ये एलकेजी से कक्षा प्रारंभ हो रही, तो एलकेजी में फ्री करना होगा। नर्सरी है तो नर्सरी, और जहाँ पर प्राथमिक पहली कक्षा से विद्यालय स्टार्ट है तो 25% पहली कक्षा के बालक को फ्री करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है विशेष और निजी विद्यालय है जो 25% बालकों को फ्री पढ़ाएंगे, और सरकार है उसकी जो किताब, कॉपी और
स्कूल की फीस है उसका वहन करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से बताया गया है कि 25% आरक्षित रखना होगा। इसके अलावा शिक्षकों से शिक्षण के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं कराया जाएगा। मतलब कि जो टीचर्स है उनका कार्य केवल पढ़ाने का होगा, उसके अलावा उनसे कोई कार्य नहीं करवाया जाएगा। इस विधेयक में ये बताया गया है। फिर है शिक्षक सभी बालकों की शिक्षा पूरी करवाने का ध्यान रखेगा। शिक्षक की ड्यूटी बताई गई है कि शिक्षक से कोई कार्य नहीं करवाया जाएगा और वो विद्यार्थियों को पूरी शिक्षा दिलाने का कार्य करेंगे। यदि कोई बालक पढ़ाई बीच में छोड़ देता है तो शिक्षक इसके कारणों का पता लगाएगा और उसे दूर करने का प्रत्येक संभव प्रयास करेगा। क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सभी को दिलानी है, तो यहाँ पर अगर कोई बालक विद्यालय छोड़कर चले जाता है तो अनिवार्य जो शिक्षा है उसकी जो चेन है वो टूट जाएगी और बालक है वो मुख्य धारा से हट जाएगा। तो एक शिक्षक का कर्तव्य है कि बालक ने विद्यालय क्यों छोड़ा है, इन कारणों का पता लगाएगा और यथासंभव जहाँ तक संभव हो प्रत्येक संभव प्रयास करेगा उन्हें पुनः शिक्षा की धारा से जोड़ने का। इसके अलावा विद्यालय प्रवेश में चयन प्रक्रिया के लिए कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी। मतलब कि सरकार ने पूरी तरह से बाउंड कर रखा है कि किसी भी प्रकार का एंट्रेंस एग्जाम लेकर विद्यार्थियों को प्रवेश न दिया जाए। इसके अलावा ऐसा करने पर विद्यालय के खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई चयन के अंतर्गत प्रवेश परीक्षा को अपनाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिर है प्रवेश देने के लिए चंदा या अनुदान लेने की स्थिति में उससे 10 गुना अर्थ दंड भरना होगा। अगर विद्यालय है मतलब कि प्रवेश के लिए कोई चंदा या अनुदान लेता है तो उसका 10 गुना विद्यालय को अर्थदंड भरना पड़ेगा। क्योंकि गवर्नमेंट में तो कोई अनुदान ले ही नहीं रहे, वहाँ पर तो केवल फ्री में बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, तो वहाँ पर तो दिखती बात है कि कोई फीस ली नहीं जाएगी। लेकिन फीस के नाम पे कोई चंदा या अनुदान लिया जाता है तो उसका 10 गुना भरना पड़ेगा, इस प्रकार कहा गया है। फिर इसके अलावा न किसी बालक को प्रवेश से रोका जाएगा और न ही
निष्कासित किया जाएगा। गवर्नमेंट ने ये भी बताया है, इस अधिनियम के अंदर ये भी बताया गया है अध्याय के अंतर्गत कि किसी भी बालक को प्रवेश से न तो रोका जाएगा और न ही किसी को विद्यालय से बाहर निकाला जाएगा। इसके अलावा किसी भी बालक को शारीरिक और मानसिक दंड देना, शारीरिक और मानसिक दंड देना अपराध माना गया है। बालक को किसी भी प्रकार का मारना, फटकारना या फिर मानसिक रूप से बोलकर उसे मतलब बोलकर उसकी मानसिक स्थिति खराब करना, अगर ऐसा होता है तो उस स्थिति में उसको अपराध मानकर विद्यालय के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा शिक्षक नियमित समयानुसार विद्यालय आएंगे। अध्यापकों के लिए कहा गया है कि अध्यापक नियमित रूप से विद्यालय आएंगे, आवश्यकता होने पर पूर्व सूचना पर छुट्टी ले सकते हैं, बिना बताए अवकाश का प्रावधान नहीं है। फिर है पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण करवाएंगे। अध्यापकों के लिए कहा गया है कि समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण करवाएंगे, योग्यता एवं क्षमता का आकलन करेंगे, योग्यता एवं क्षमता का आकलन करेंगे। अध्यापकों के लिए कहा गया है कि अध्यापक समय समय में बालकों की योग्यता क्षमता का आकलन करते रहेंगे, मतलब मूल्यांकन, क्योंकि सतत व्यापक मूल्यांकन को अपनाया गया है। सीसी पैटर्न जो अपनाया गया है उसके अंतर्गत निरंतर जो आकलन की व्यवस्था की ही गई है। फिर है बैठकों का आयोजन विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति, बैठकों के आयोजन में विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति सीख, प्रगति और समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। जब बैठकों का आयोजन किया जाएगा तब बालकों की उपस्थिति नियमित है या नहीं है, उन्होंने जो सीखा है कहाँ तक सीखा है, क्योंकि आजकल तो पोर्टफोलियो उनका तैयार किया जा रहा है, तो जिसके माध्यम से फाइलों के माध्यम से ये ज्ञात कर लिया जाता है कि बालकों की प्रगति कहाँ तक हो पाई है। इन चीज़ों के बारे में जानकारी मिल जाती है, और कोई समस्या आ रही है तो वो समस्या क्यों आ रही है, उसका निराकरण क्या होगा, ये सारी बातें बैठकों में की जाती है। इसके अलावा शिक्षकों की रिक्तियां 10% से अधिक न हो। शिक्षक है मतलब कि वो एब्सेंट ना हो 10% अधिक, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति होती है तो बालक की जो शिक्षा है वो सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी, इसलिए 10% से अधिक न हो, इसका ध्यान रखना है। फिर है प्रबंध समिति का गठन। प्रबंध समिति का गठन, एक विद्यालय है वो नियमित रूप से प्रबंध समिति का गठन करेगा, जिससे कि सरकार चुने हुए प्रतिनिधि, सरकार के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं और विद्यालय में नामांकित बालकों के अभिभावक होंगे। ठीक है, एक प्रबंध समिति का गठन होगा जिसके अंतर्गत जो प्रतिनिधि वो सरकार द्वारा चुने होंगे, विद्यालय के जो नामांकित बालक है उनके अभिभावकों को इसके अंतर्गत दिया जाएगा, ताकि कोई भी समस्या है तो सीधा संपर्क किया जा सके। फिर है समिति के कुल
समिति के कुल सदस्यों का 3/4 सदस्य अभिभावक होंगे। 3/4 अभिभावक होंगे और 1/4 ही सरकार द्वारा चुना होगा। इसके अलावा इसके अंतर्गत क्या कार्य होंगे, वो है विद्यालय कार्यों को जानना। जब इन समितियों का कार्य क्या होगा कि विद्यालय में कौन से कार्य किए जाते हैं उनको जानना, प्राप्त अनुदान एवं व्यय को सुनना। भाई कितना अनुदान प्राप्त हुआ है, समय समय पर जो अनुदान प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त हुआ है और कितना व्यय हुआ है, ये समिति ये कार्य करेगी। इसके अलावा विकास की योजना, विद्यालय की जो विकास की योजना है उसको पूरा ध्यान रखना का कार्य इस प्रबंध समिति का होगा। फिर है स्थानीय प्रशासन से अनुदान का आधार, मतलब कि स्थानीय जो प्रशासन है ना, अब क्योंकि जो सरकार है वो फंड है वो एक बार भेजती है, लेकिन समय समय में हमें कुछ ना कुछ कार्य करवाने रहते हैं। तो प्रबंध समिति और जो अभिभावक है वो मिलकर ये बैठक में तय करेंगे कि स्थानीय प्रशासन से हमें किस प्रकार सहायता ले सकते हैं और इन कार्यों को पूरा करवा सकते हैं। क्योंकि विद्यालय की प्रगति के लिए ये प्रबंध समिति और सदस्य जो है निरंतर कार्यरत रहते हैं और उनको ज्ञात होता है कि कहाँ से हम अनुदान ला सकते हैं, कौन से भामाशाह या स्थानीय प्रशासन के द्वारा हम लोग सहायता लेते हुए हमारे विद्यालय के विकास की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। अब लिखिए अपना गृहकार्य प्रश्न। गृहकार्य प्रश्न में लिखें, अध्याय 4 में बताए गए विद्यालय और शिक्षक के उत्तरदायित्वों को समझाइए। ठीक है, तो ये प्रश्न है आपका दोहरानकारी का, जो हमारा टॉपिक आज का जो हमने अध्याय 4 किया है उसी को अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर के रूप में आपको लिखना है। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर निकलते हुए 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।